विशाल गोल्डन लॉयन। जंगल का राजा सिम्हा नाम का एक सफेद शेर था जो बड़ा ही ताकतवर और दयालु था। उसके पास एक जादुई ताज था जिसकी मदद से वो जंगल पर आने वाली हर मुसीबत को दूर करता था। शेर का एक दोस्त था बाघ मानव जो पास के जंगल में रहता था। उसके पास भी एक ऐसी शक्ति थी जिससे वो आने वाले खतरे को पहले ही देख लेता था। एक दिन बाघ मानव सिम्हा से मिलने उसके जंगल आता है। वो काफी परेशान लग रहा था। उसे देख सिम्हा बोला, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारे जंगल पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। मुसीबत कैसी? और वैसे भी मुसीबत का सामना करने के लिए हम है ना। इस बार जो मुसीबत आने वाली है वो तुम पर भारी पड़ने वाली है, तुम सतर्क रहना बस। दोनों काफी देर तक बात करते रहे। बाघ वापस अपने जंगल चला जाता है। उस रात जंगल में एक बड़ा धमाका होता है जिसकी आवाज सुनकर सारे जानवर डर जाते हैं। लोमड़ी हिरन से कहती है, अरे बाप रे, जंगल में क्या भूकंप आ गया है? सच में ये तो ऐसी आवाज थी, मैं तो बुरी तरह से डर गया। आवाज को लेकर सारे जानवर परेशान थे जो कि एक रोबोट शेर था। जानवर शेर के भयानक रूप को देखकर डर रहे थे और इधर उधर भाग रहे थे। वो सारे जानवरों को कैद करके पिंजरे में डाल देता है, उन्हें अपनी दुनिया में ले जाता है। ये सब वहीं पेड़ पर बैठा बंदर देख लेता है और वो तुरंत भागते हुए सिम्हा के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। ये तुम क्या कह रहे हो? कहाँ है वो रोबोट शेर? मुझे उसके पास ले चलो। कौन हो तुम? और ये तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? हमारे जंगल में वापस हमें छोड़ दो। हा हा हा, तुम लोगों को वापस भेजने के लिए नहीं लाया हूँ। मैं तुम सबको रोबोट में बदल दूंगा और तुम सबको मेरा गुलाम बनकर रहना होगा। हा 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 हा। रोबोट की हंसी सुनकर सारे जानवर डर जाते हैं। यहाँ सिम्हा रोबोट को ढूंढ रहा था कि तभी रोबोट शेर सिम्हा के जंगल वापस आता है। रोबोट और शेर का आमना सामना होता है। कौन हो तुम? मेरे जानवर कहाँ हैं? तुम उन्हें कहाँ ले गए? अरे वाह सिम्हा, अगर तुम अपने जानवरों की खैर चाहते हो तो मुझे वो जादुई ताज दे दो जो तुम्हारे पास है। तूने क्या मुझे पागल समझ रखा है जो मैं तुझे पूछते ही वो ताज दे दूंगा? ठीक है, तो तुम्हारे जानवर जो मेरी दुनिया में है वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी ही दुनिया में कैद हो जाएंगे। मैं उन सबको मार डालूंगा। रोबोट शेर और सिम्हा के बीच लड़ाई होती है। रोबोट शेर सिम्हा की ताकत के सामने कमजोर पड़ जाता है। ये देखकर रोबोट सिम्हा से कहता है, अरे ओ सिम्हा, तू ये मत भूल कि तेरे सारे जानवर मेरी दुनिया में कैद हैं। ये सुनकर सिम्हा कमजोर पड़ जाता है। देखो, मेरे मासूम जानवरों को छोड़ दो, तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा। वो जादुई ताज तुम्हें दे दूंगा। वहीं दूसरी ओर मानव बाघ को सिम्हा की हालत का आभास हो गया था। सिम्हा और उसके जानवरों की जान खतरे में, मुझे जल्दी ही वहां जाना होगा। सिम्हा शेर रोबोट को जादुई ताज के पास लेकर जाता है जो एक गुफा में था। शेर रोबोट ताज को देखकर खुश हो जाता है। सिम्हा जादुई ताज रोबोट शेर को देने ही वाला था कि वहां बाघ मानव प्रकट होता है और वो रोबोट शेर पर हमला करता है। अचानक हुए हमले से रोबोट शेर संभल नहीं पाता और दूसरी ओर सिम्हा अपनी जादुई ताज को पहन लेता है। वो एक विशाल सुनहरे शेर में बदल जाता है। सिम्हा रोबोट शेर पर हमला कर उसे मार डालता है। जैसे ही रोबोट शेर मरता है, उसकी दुनिया में जो जानवर कैद थे वो सारे वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं। सिम्हा अपने दोस्त मानव बाघ का धन्यवाद करता है। मानव बाघ वापस अपने जंगल चला जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई के सामने हार ही जाती है। 3 शेर और खूनी भेड़िया जाल। जंगल की सारी भागदौड़ तीनों भाई सिम्हा, वीरू और रुद्र नाम के 3 शेर संभाल रहे थे। ये तीनों बड़े ही नेक दिल और शांत स्वभाव के थे। वो तीनों भाई जानवरों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। उसी जंगल में एक भेड़िया रहता था जो बड़ा ही निर्दयी और घमंडी था। भेड़िया तीनों भाइयों से बहुत नफरत करता था। उसे ऐसा लगता था कि उन तीनों की वजह से
जंगल में उसकी अहमियत कम होती जा रही है। वो हमेशा उन तीनों को नुकसान पहुंचाने के बारे में ही सोचता रहता था। एक दिन भेड़िया जंगल में घूम रहा था कि तभी उसकी नजर रुद्र पर पड़ती है, जो अकेला घूम रहा था। ये देख भेड़िया अपने मन में कहता है, अरे वाह, ये अकेला घूम रहा है, यही मौका है इसे दबोच लेने का। अगर इसे कुछ हो गया तो सिम्बा और वीरू खुद ब खुद कमजोर पड़ जाएंगे। यूँ सोचकर भेड़िया चुपके से रुद्र पर हमला करने ही वाला था कि बंदर देख लेता है और जोर से चिल्लाते हुए रुद्र से कहता है, रुद्र पीछे देखो, भेड़िया तुम पर हमला करने वाला है। रुद्र एकदम से पीछे मुड़ता है और उन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है कि इसी दौरान सिम्बा और वीरू वहाँ आते हैं। सिम्बा भेड़िए को देखकर गुस्से में दहाड़ मारता है, अरे ओ भेड़िए, तू सुधरने वालों में से नहीं है ना? मैंने कई बार तुझे चेतावनी दी है, पर तू है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। आज तो तूने हद ही कर दी। तेरी हिम्मत कैसे हुई रुद्र पर हमला करने की? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, इसे जीने का कोई हक नहीं। तीनों भाई भेड़िए पर हमला करते हैं। भेड़िया उन तीनों का मुकाबला नहीं कर पाता और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। भेड़िया भागते भागते जंगल में काफी दूर चला जाता है और वो अपने मन में सोचता है, हम तीनों मेरा काफी मजाक उड़ाया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक एक को देख लूंगा। ऐसे अभी काफी भूख लग रही है, हाँ मैं और नहीं भाग सकता, काश कुछ खाने को मिल जाता। यूँ भेड़िया सोच रहा था कि उसकी नजर वहीं पास में पड़े एक फल पर पड़ती है। अरे ये कैसा फल है? चलो जो भी है, कुछ तो मिला, इसे अभी खा लेता हूँ और इसी से काम चलाता हूँ, इससे पहले कि कोई इसे भी खा जाए। भेड़िया वो फल खा लेता है। जैसे ही वो फल को खाता है, उसमें एक अजीब सी हलचल होने लगती है। वो जोर से पुकारते हुए एक खूनी भेड़िए में बदल जाता है। उसमें अजीब सी ताकत आ जाती है। उनमें से लोमड़ी भागते हुए सिम्बा के पास जाती है। असल में उसने जो फल खाया था वो एक जहरीला फल था। भेड़िया अपने आप को देखकर खुश हो जाता है और वापस सिम्बा के जंगल की ओर निकल जाता है। लोमड़ी भागते हुए सिम्बा के पास जाती है और सिम्बा को सारी बात बताती है। महाराज, वो भेड़िया कोई साधारण भेड़िया नहीं है, वो एक खूनी भेड़िए में बदल गया है। और भेड़िए को ढूंढते हुए निकलता है। अरे ओ सिम्बा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सिम्बा तेजी से भागते हुए जा रहा था। पीछे भेड़िया था। भेड़िया तेजी से भागते हुए सिम्बा पर हमला करने ही वाला था कि सिम्बा वहाँ से हट जाता है और भेड़िया इतनी तेजी में था कि वो कुछ समझ ही नहीं पाता और सीधा जाके बड़े से गड्ढे में गिर जाता है, जिसे वीरू ने सिम्बा के कहने पर पहले ही खोद के रखा था। अरे मुझे निकालो इस गड्ढे से बाहर, निकालो मुझे। भेड़िया चिल्ला रहा था पर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता और बिना पानी और भोजन के गड्ढे में ही वो मर जाता है। ये देख सारे जानवर खुश हो जाते हैं और तीनों शेर भाइयों का धन्यवाद करते हैं। जंगल में फिर से खुशियां छा जाती हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि थोड़ी सी सूझबूझ से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। शेर परिवार के बीच बदले की जंग और बेटे ने लिया बचपन का बदला। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल का राजा गब्बर अपने बेटे सिम्बा के साथ रहता था। गब्बर को अपनी ताकत और रुतबे पर बहुत घमंड था। वो एक बेरहम और कट्टर दिल राजा था। वो चाहता था कि सिम्बा भी उसके जैसा ही बने, जबकि सिम्बा बहुत ही नेक दिल, शांत स्वभाव और न्याय पसंद शेर था। उसे अपने पिता की हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वहीं दूसरी ओर उसी जंगल में एक बाघ रहता था जो गब्बर से बहुत नफरत करता था। वो गब्बर और सिम्बा के बीच दरार डालने की कोशिश करता रहा पर नाकामयाब होता रहा। एक दिन गब्बर और सिम्बा जंगल में घूम रहे थे कि तभी गब्बर की नजर वहीं कुछ दूर पर घास चर रही हिरन और उसके बेटे पर पड़ती है। ये देख गब्बर सिम्बा से कहता है, वो देखो शिकार तुम्हारी नजरों के सामने है, टूट पड़ो उन पर और खत्म कर दो उन दोनों को। हिरन और उसके बेटे की बेबसी को देखकर सिम्बा गब्बर से कहता है, नहीं पिताजी, हम एक हंसते खेलते परिवार को यूं खत्म नहीं कर सकते, ये गलत है, आप इन्हें छोड़ दीजिए। ये सुनकर गब्बर को और गुस्सा आता है और वो जोर से दहाड़ मारता है और शेर की दहाड़ सुनकर हिरन अपने बेटे को लेकर वहां से भाग जाती है।
सिम्बा भी अपने पिता के गुस्से को देखकर वहाँ से भाग जाता है। ये सब वहीं कुछ दूर पर खड़ा बाघ देख लेता है और वो गब्बर के पास आकर कहता है, महाराज, आप इस जंगल के राजा हो। आपको देखकर न केवल हमारे जंगल के जानवर बल्कि आसपास के जंगलों के जानवर भी डरते हैं। अगर ये बात उन्हें पता चल गई कि सिम्बा एक कमजोर शेर है तो वो सब आपका मजाक उड़ाएंगे। उनके दिलों से आपका डर चला जाएगा। सिम्बा ने अच्छा नहीं किया। अगर वो मेरा बेटा होता तो मैं उसे मार डालता। ये कहकर बाघ वहां से चला जाता है। बाघ की बात गब्बर के मन में खटकने लगती है और फिर वही बाघ भागते भागते सिम्बा के पास जाता है और उसे रोकते हुए कहता है, सिम्बा, तुमने बिल्कुल सही किया, पर इसके लिए तुम्हारे पिताजी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो अपनी बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने तुम्हारी माँ को भी इसी झूठी शान के चलते मार डाला था। बेचारी शेरनी कितनी नेक दिल थी। ये सुनकर सिम्बा चौंक जाता है। ये सब तुम क्या कह रहे हो? मेरी माँ तो बीमारी के चलते मर गई थी। अरे ये झूठ था बेटा, तुम्हारी माँ भी तुम्हारी तरह नेक दिल थी। वो जानवरों की मदद करती थी जो तुम्हारे पिताजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उन्होंने शेरनी को मार डाला। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। देखो, जो सच था वो मैंने बता दिया। अब मानना या ना मानना तुम्हारी मर्जी है। चलो मैं चला। ये कहकर बाघ वहां से चला जाता है। सिम्बा अपनी गुफा के पास जाता है। वहां गब्बर गुस्से में आग बबूला हो रहा था। वो सिम्बा को देखकर कहता है, सिम्बा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। बाघ के सामने तुमने मेरी बेइज्जती कर दी। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। पिताजी, आप अपनी झूठी शान और ताकत के चलते माँ को तो मार चुके हो। अब मुझे भी मार देना चाहते हो, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन मैं वापस जरूर आऊंगा आपसे अपनी माँ की मौत का बदला लेने। गब्बर कुछ कहता है इससे पहले ही सिम्बा वहां से भाग जाता है। गब्बर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर सिम्बा गब्बर की एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। ये सब बात बाघ को पता चलती है। वो बहुत खुश होता है। वो भागता हुआ गब्बर के पास अपने मगरमच्छ के आंसू लिए पहुंच जाता है और कहता है, अरे महाराज, ये क्या हो गया? सिम्बा आपको ऐसे कैसे छोड़कर जा सकता है? शेरनी की मौत के बाद आपने दूसरी शादी भी नहीं की, ये सोचकर कि कहीं आपकी दूसरी पत्नी सिम्बा पर सौतेला बर्ताव न करे। ये सिम्बा ने अच्छा नहीं किया। आप चिंता ना करो महाराज, सिम्बा जहाँ कहीं भी होगा मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। बाघ बोलता रहा, पर गब्बर ने बाघ की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से चला गया। ये देख बाघ अपने मन में बोला, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे ओ गब्बर, सिम्बा के जाते ही तेरा सारा घमंड चकनाचूर हो गया। अब देख आगे जाकर मैं तेरी क्या हालत करता हूँ। अब ये सारा जंगल मेरा होगा। मैं इस जंगल पर राज करूंगा। सिम्बा के जाते ही गब्बर टूट सा गया था। वो चुपचाप रहने लगा। बस इस मौके का फायदा उठाकर बाघ अपनी एक सेना बना लेता है और धीरे धीरे जंगल पर राज करने लगा। वहीं दूसरी ओर सिम्बा जंगल से दूर निकल गया। वक्त बीतता चला गया। सिम्बा अब एक ताकतवर और निडर शेर बन गया था। वो गब्बर से अपनी माँ की मौत का बदला लेने वापस गब्बर के जंगल आया। जब ये बात बाघ को पता चली तो वो अपनी सेना को लेकर सिम्बा को रोकने आया। अरे सिम्बा, तू जिंदा है? महाराज को तो लग रहा था कि तू मर गया। देख, इससे पहले कि महाराज तुम्हें देख ले, तुझे यहाँ से जाना होगा, नहीं तो महाराज की इतनी बड़ी सेना तुझे एक पल में मौत के घाट उतार देगी। अरे ये क्या मुझे मौत के घाट उतारेंगे? मैं अपने पिता से अपनी माँ की मौत का बदला लेने आया हूँ और मैं लेकर ही रहूंगा, चाहे तुम जैसे हजारों सिपाही भी मेरे सामने क्यों ना खड़े हो। तभी बाघ गरज कर कहता है, अरे ओ सिपाहियों, तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? खत्म कर दो इसको। कि तभी वहां गब्बर आता है और गब्बर सिम्बा को देखकर कहता है, सिम्बा, तुम आ गए। पता था मुझे एक ना एक दिन तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। अच्छा, इसलिए आपने ये बाघ की सेना बनाई ताकि मुझे मार सके, जैसे तुमने मेरी माँ को मारा था। अब मैं तुम्हें मारकर अपनी माँ की मौत का बदला लूंगा।
सिम्बा की बात सुनकर गब्बर बाघ की ओर देखता है और वो सारी बात समझ जाता है। बेटा तुम मुझे जरूर मार देना, पर उससे पहले मुझे इस बाघ को खत्म करने दो जिसने तुम्हारे और मेरे बीच दरार पैदा की। ये कहकर गब्बर बाघ के ऊपर हमला करता है। बाघ डर के मारे सिम्बा को सारी सच्चाई बताता है। अरे सिम्बा, तुम्हारी माँ को महाराज ने नहीं मारा, बल्कि वो बीमारी के चलते मर गई। तुम दोनों के बीच दरार डालना चाहता था ताकि महाराज का घमंड टूट जाए, क्योंकि वो अपनी ताकत के सामने हर किसी को कमजोर समझते थे। मैंने तुम दोनों को अलग करके उनका सारा घमंड तोड़ दिया और अपनी सेना बनाकर जंगल पर राज करने लगा। अगर आज तुम यहाँ नहीं आते तो ये सच्चाई मैं कभी भी बाहर नहीं आने देता। ये सुनकर सिम्बा गुस्से से बाघ पर हमला करता है और उसे मार डालता है। बेटा मुझे माफ कर दो, मेरे झूठे घमंड की वजह से तुम्हें ये सब देखना पड़ा। नहीं पिताजी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए कि मैं सुनी सुनाई बातों पर आकर आपसे नफरत करने लगा। बेटा जो हुआ उसे भूल जा और इस जंगल के राजा बनकर एक अच्छा राजा होने का कर्तव्य निभा, ना कि मुझ जैसा जालिम राजा बनो। यूं बाप बेटे एक दूसरे की गलत फहमियों को दूर करके खुशी खुशी जीवन गुजारते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुराई चाहे जितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, एक ना एक दिन अच्छाई की ही जीत होती है। उड़ने वाला शेर। एक बार की बात है, जंगल का राजा शेर बड़ा ही ताकतवर और शांत स्वभाव का था। उसके राज्य में सारे जानवर बड़े ही खुश थे। वहीं दूसरी ओर शेर के बेटे रुद्र को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जैसे जैसे वो बढ़ता गया, वैसे वैसे वो एक जालिम और निर्दयी शेर बन गया और शेर को उसका ये बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कई बार उसने रुद्र को समझाने की भी कोशिश की। रुद्र, तुम यूं इन मासूम जानवरों पर जुल्म नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपने गुस्से पर काबू करना सीख लो। मैं ये भी भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो, समझे? ये कहकर शेर वहां से चला जाता है और रुद्र अपने मन में सोचता है, बढ़ती उम्र के चलते पिताजी का दिमाग सठिया गया। खड़े आए मुझे धमकी देने वाले। उस रात को रुद्र अपनी गुफा में सो रहा था कि अचानक उसे कुछ आहट महसूस हुआ। वो नींद से जागा तो देखा कि शेर जल्दी में कहीं जा रहा था। अरे इतनी रात ये बुढ़ा कहाँ जा रहा है? ये सोचकर रुद्र शेर का पीछा करता है। शेर जंगल के बाहर एक गुफा में जाता है। रुद्र भी चोरी छुपे उसके पीछे जाता है। जैसे ही शेर उस गुफा में जाता है, वो गुफा एक सुनहरी रोशनी से भर जाती है और शेर एक जादुई उड़ने वाला शेर में बदल जाता है। उसके शरीर पर 2 सुनहरे पंख लगे हुए थे। ये देखकर रुद्र चौंक जाता है कि तभी उस गुफा में से एक आवाज आती है, शेर तुम्हारा स्वागत है। देखो बहुत जल्द पूर्णिमा आने वाली है। तब तक तुम्हारी जादुई शक्तियों के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता चलना चाहिए, खासकर तुम्हारे बेटे रुद्र को। और हाँ, तुम्हारे गले में जो जादुई मणि है, तुम उसका ख्याल रखना। अगर ये गलती से भी किसी के हाथ लग गई तो अनर्थ हो जाएगा। शायद तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ, मैं जानता हूँ और मैं अपना और अपनी इस मणि का ख्याल रखूंगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा बेटा एक जालिम और निर्दयी है और अगर उसे इन बातों का पता लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, जल्द ही मिलेंगे। ये कहकर शेर वहां से उड़ते हुए चला जाता है। शेर के जाते ही गुफा की सारी रोशनी गायब हो जाती है। अरे मैं तो इस बुड्ढे को बेवकूफ समझ रहा था। इसके पास तो खजाने की चाबी है जो ये अपने गले में लगाए घूम रहा है। अगर वो मणि मेरे हाथ लग गई तो मैं सबसे ताकतवर बन जाऊंगा। फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मेरे बारे में या मेरे सामने कुछ कहकर बताए। मैं सबको गुलाम बनाऊंगा। यूं सोचकर रुद्र अगले दिन उदास चेहरा बना गुफा के बाहर बैठा था। शेर रुद्र को उदास देखकर उसके पास जाता है। रुद्र, क्या हुआ? क्यों उदास हो तुम? रुद्र मगरमच्छ के आंसू लिए बोला, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे तो जीने का भी कोई हक नहीं। अरे रुद्र, ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? क्या हुआ? पिताजी, कल रात माँ मेरे सपने में आई थी और वो मुझसे काफ़ी नाराज़ थी।
उसने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए। आज से मैं एक बहुत अच्छा बेटा और अच्छा शेर बनकर इन मासूम जानवरों की रक्षा करूँगा। मैं बिल्कुल बदल जाऊँगा पिताजी। शेर रुद्र को माफ़ कर देता है। रुद्र सबके साथ अच्छा बर्ताव करने लगा। ये देखकर शेर को भी यकीन हो जाता है कि रुद्र वाकई में बदल चुका है। एक दिन एक लोमड़ी भागती हुई शेर के पास आती और कहती, महाराज महाराज जल्दी चलिए, खाई के पास एक खूंखार भेड़िए ने रुद्र पर हमला कर उसे घायल कर दिया। ये सुनकर शेर बिना सोचे समझे रुद्र को ढूंढते हुए खाई के पास जाता है। रुद्र बेटा कहाँ हो तुम? शेर यूं रुद्र को आवाज दे ही रहा था कि रुद्र एकदम से पीछे से आकर शेर पर हमला कर देता है। अचानक हुए हमले से शेर एकदम से नीचे गिर जाता है। जैसे ही शेर नीचे गिरता है, रुद्र झट से शेर के गले में से मणि छीन लेता है और शेर को खाई में धकेल देता है। जैसे ही रुद्र वो मणि अपने गले में डालता है, वो एक भयानक उड़ने वाला शेर बन जाता है। रुद्र का ये रूप बड़ा ही भयानक लग रहा था, जिसे देखकर सारे जानवर डर के मारे अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। रुद्र अपने इस रूप को लेकर बड़ा खुश था। वो जंगल में आतंक मचाने लगा। जो भी जानवर उसके रास्ते में आता, उसका शिकार करता। और वहीं दूसरी ओर खाई में गिरे शेर को एक भालू बचा लेता है और उसका इलाज करता है। जैसे ही शेर को होश आता है, वो भालू का धन्यवाद कर झट से जंगल वापस जाता है। शेर रुद्र के रूप को देखकर घबरा जाता है। अरे बाप रे, जब तक वो मणि रुद्र के गले में है, मैं तो क्या कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मैं क्या करूं? शेर ये सोच ही रहा था कि उसे गुफा की याद आती है। वो तुरंत गुफा के पास जाता है और गुफा को सारी बात बताता है। जिस बात का डर था वही हुआ। अब रुद्र को रोकने का बस एक ही तरीका है, नीलमणि। नीलमणि से रुद्र की जान भी जा सकती है। क्या तुम ये कर पाओगे? मैं अपने जानवरों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, फिर चाहे मेरे सामने मेरा बेटा ही क्यों ना हो। वैसे रुद्र इतना भयानक क्यों बन गया है? ये सब उस मणि का असर है। जिसके मन में जो होता है, ये मणि उसे उसी तरीके में बदल देती है। तुम एक नेक दिल शेर थे, इसीलिए तुम्हें सुनहरे पंख मिले। रुद्र एक जालिम और निर्दयी शेर था, इसीलिए उसे वो खूंखार रूप मिला। ये लो नीलमणि, सूरज ढलने से पहले इसकी किरणें रुद्र पर डाल दो, वो जलकर मर जाएगा। ये सुनकर शेर तुरंत नीलमणि को लेकर रुद्र के पास जाता है। रुद्र जंगल में आतंक मचा रहा था। शेर रुद्र को रोकता है। रुद्र शेर को देखकर चौंक जाता है। इससे पहले कि रुद्र कुछ कहे या करे, शेर उस पर नीलमणि का प्रयोग करता है, जिसकी किरणों से रुद्र जलकर वहीं मर जाता है। रुद्र के मरने के बाद शेर नीलमणि और रुद्र के गले में पहनी हुई मणि दोनों को ले जाकर नदी में फेंक देता है, ताकि वो किसी और के हाथ न लगे। और फिर वो जंगल में फिर खुशियाँ छा जाती हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा राजा वही होता है जो बुराई का सामना करे, चाहे उसके सामने फिर उसका अपना ही क्यों ना हो। 5 अद्भुत रूप वाला एक अनोखा शेर और बाघ सेना के बीच छिड़ा युद्ध। जंगल का राजा बाघ गब्बर था। पहले तो वो सारे जानवरों से प्यार से बर्ताव करता था, पर उस दिन अचानक से गब्बर जानवरों की सभा बुलाता है। गब्बर के साथ बाघ सेना खड़ी थी। तब जानवर ये नजारा देखकर हैरान हो जाते हैं। वो आपस में बातें करते रहते हैं कि तभी गब्बर कहता है, चुप हो जाओ सबके सब। हाँ, मैं जानता हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है, पर आज से इस जंगल में मेरी बाघ सेना का ही हुक्म चलेगा। महाराज, ये आपको क्या हो गया है? आपके होते हुए भला हम इस बाघ सेना का कहना क्यों माने? और आपके होते हुए हमें बाघ सेना की जरूरत नहीं है। तब बाघ सेना में से एक बाघ गुस्से से जोर से दहाड़ मारता है। दहाड़ सुनकर जानवर डर जाते हैं। जानवरों को डरा हुआ देखकर गब्बर भी घबरा जाता है। चुप कर हिरन, मैं राजा हूँ तो मेरी ही मर्जी। तुम अपना ज्यादा दिमाग मत चलाओ और जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। चलो जाओ अब तुम सब। सारे जानवर वहाँ से चले जाते हैं। तब बाघ सेना का एक बाघ कहता है, गब्बर, अपना मुंह ऐसे ही बंद रखना, नहीं तो अंजाम क्या होगा ये तुम्हें अच्छे से पता है। गब्बर उन बाघ सेना के सामने बेबस दिखाई दे रहा था।
उसकी आंखों में आंसू थे और ये सब बंदर देख लेता है। इन सब के पीछे जरूर कोई ना कोई राज छुपा हुआ है, नहीं तो महाराज हम जानवरों को इन बाघ सेना के हवाले नहीं करते। मुझे महाराज की मजबूरी ढूंढनी होगी। इधर बाघ सेना के हाथ जंगल के जानवर फंस जाते हैं। बाघ सेना जानवरों को सताने लगते हैं, उनका रास्ता रोककर उन्हें डराने लगते हैं। एक दिन बाघ सेना सुअर को रोकती है। अरे ओ सुअर, कहाँ जा रहा है? जरा डांस तो करके दिखा। मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे डांस करना नहीं आता, जाने दो मुझे। अरे यहाँ से जाना है तो हमें टोल तो देना ही पड़ेगा, नाच कर दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से जाना मुश्किल है। बेचारा सुअर बाघ सेना से बचने के लिए डांस करने लगता है, पर उसका डांस देखकर बाघ सेना और उसे मार मार कर वहां से भगा देते हैं। गब्बर तो चुपचाप सब देख रहा था। एक दिन गब्बर चोरी छुपे कहीं जा रहा था, जिसे बंदर देख लेता है। अरे महाराज कहाँ जा रहे हैं? मुझे इनका पीछा करना होगा। बंदर गब्बर का पीछा करता है। गब्बर एक गुफा के अंदर जाता है। गुफा में एक पिंजरा था, उसके चारों तरफ आग लगी थी और उस पिंजरे में बाघिन कैद थी। बाघिन, बस अब कुछ दिनों की बात है, मैं तुम्हें यहाँ से मुक्त कर दूंगा। महाराज, मैं रोज रोज इस आग में जल रही हूँ, मुझे सहन नहीं हो रहा है, मेरा सब्र टूटा जा रहा है। क्या करूँ बाघिन, मैं मजबूर हूँ, मेरी मजबूरी मैं किसी को नहीं बता सकता। तभी बंदर सामने आता है। महाराज, मुझे पता था कि आप मजबूरी में आकर ये सब कर रहे हो। बाघिन को कैद से मुक्त करने के लिए आपने ये सब किया है ना? बंदर, अब तुझे पता चला है तो मेरा एक काम करना। दूसरे जंगल में मेरा एक दोस्त रहता है विक्रम, मैं उसके पास नहीं जा सकता, पर तू मेरा पैगाम लेकर उसके पास जाओ, अब वही मेरी मदद कर सकता है। बंदर तुरंत दूसरे जंगल आता है। वो विक्रम शेर से मिलकर बाघ और बाघिन की हालत की बात बताता है। क्या मेरा दोस्त मुसीबत में है? मैं उन बाघ सेना को छोड़ूंगा नहीं। विक्रम के पास एक जादुई ताज था और वो दोनों गब्बर के जंगल में पहुंच जाते हैं। विक्रम का सामना बाघ सेना से होता है। अरे ओ शेर, तू कौन है? कहाँ से आया है? हमारा रास्ता तू क्यों रोक कर खड़ा है? क्या तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है? तुम मेरे सामने ये बड़ी बड़ी बातें मत करो। मेरे दोस्त की मजबूरी का तुमने बहुत फायदा उठाया है, अब नहीं, देखो अब मैं क्या करता हूँ। बाघ सेना गुस्से से विक्रम पर हमला करने जाते हैं। तब जादुई ताज से विक्रम के 5 सर आते हैं, उनसे आग के गोले बरसने लगते हैं। कुछ ही पलों में बाघ जलकर भस्म हो जाते हैं। जैसे ही बाघ सेना मर जाती है, वैसे ही गुफा की आग बुझ जाती है। उस वक्त गब्बर वही था। लगता है मेरे दोस्त विक्रम ने बाघ सेना का काम खत्म कर दिया। तभी वहाँ विक्रम आता है। तब विक्रम कहता है, हाँ मेरे दोस्त, अब कोई भी दुश्मन नहीं बचा। दोनों दोस्त गले मिलते हैं। बाघिन और जानवरों को आजादी मिलती है और जंगल में फिर से खुशियाँ छा जाती है।